नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि ये प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहां पर करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट से। कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहां पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया जाना नेपाल में। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कहीं ज्यादा और कारण है, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। Social media banned by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए
दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक में लड़ने चले गए। सही सुना आपने दोस्तों, फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ मैले। त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर्स देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। #NepoKids ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक्स को ऐसे वीडियोस से फ्लड कर दिया गया नेपाली लोगों के द्वारा, नेपाली यूथ के द्वारा। इन वीडियोस में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपालीज की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियंस के बच्चों के लैविश लाइफस्टाइल का। नेताओं के बच्चे जो डिजाइनर क्लोथ्स में घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पर भी #NepoKids और #NepoBaby ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। वैसे यहां पर दोस्तों अगर आपको किसी भी लेटेस्ट न्यूज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो अब आप डायरेक्टली AI फिएस्टा से पूछ सकते हैं, क्योंकि AI फिएस्टा में अब वेब सर्च की फंक्शनैलिटी लाइव जा चुकी है। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, नेपाल प्रोटेस्ट के पीछे सिंगल बिगेस्ट रीजन क्या है, मुझे सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दो। और सवाल भेजने से पहले मैं बस ये वाला बटन दबा दूंगा तो वेब सर्च एक्टिवेट हो जाएगा और सेंड करते ही आप देख सकते हैं कि सारे AIs अब लेटेस्ट न्यूज और कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपका जवाब देंगे। इसके अलावा इस अपडेट में हमने ढेर सारी इंप्रूवमेंट्स करी हैं स्पीड और परफॉर्मेंस में भी, जो आप नोटिस करेंगे। और गूगल का जो लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है जो गूगल ने कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज किया था, नैनो बनाना, वो भी अब AI फिएस्टा में ऐड कर दिया गया है। ये एक बड़ा ही कमाल का AI मॉडल है जिससे इमेजेस की एडिटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखो, मैं जैसे अपने पिछले एक वीडियो का थंबनेल अपलोड करता हूं और बोलता हूं कि इस थंबनेल में मेक मी वेयर रीडिंग ग्लासेस और जनरेट इमेज पर क्लिक किया और देखो इसका जादू, देखो क्या इमेज जनरेट करके दिया। ऐसा लगता है सही में मैंने ग्लासेस पहने हो। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, AI फिएस्टा मेरा खुद का AI प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको दुनिया के सारे टॉप AI मॉडल्स एक ही जगह पर मिलेंगे। ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, इन सब के प्रीमियम वर्जन्स, जिनको अगर आप अलग से लेने बैठ गए इनका टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का पड़ जाएगा। लेकिन AI फिएस्टा में ये सारे प्रीमियम AIs आपको मिलेंगे सिर्फ 999 रुपीज पर मंथ में। साथ ही हर एक AI फिएस्टा के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये अल्टीमेट प्रॉम्प्ट बुक, जिसमें 3000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स हैं, जिसकी वैल्यू अपने आप में 5000 रुपए की है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी जाकर चेकआउट करो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। यह भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है दोस्तों कि साल 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र, इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट्स हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत सालों से चल रही माओइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal
come true. तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते तो कभी पुष्प कमल दाहाल तो कभी शेर बहादुर देउवा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच में पावर रोटेट करती रहती, गठबंधन बनते और कुछ महीनों बाद ही टूट जाते। नेपाल में 2 डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहे, लेकिन इन तीनों पार्टीज के ही हेड्स पर करप्शन का आरोप लगा है। नेपाली कांग्रेस के हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउवा पर एयरक्राफ्ट परचेज में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल्स दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। CPN-MC के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल दाहाल पर माओइस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का आरोप है। और CPN-UML के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेट करते हुए एक टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर्स पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने का आरोप है। अब दिक्कत यह है कि नेपाल में 2006 से ही प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। ये प्रैक्टिस करप्ट पॉलिटिशियंस को किसी भी एक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। और अब इमेजिन करो दोस्तों, इस इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से अगर सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी और गुस्सा था वो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था, और इस बैन के बाद तो वो गुस्सा पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर गया। असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े बहुत जरिए भी बचे थे वो भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इंपैक्ट हुई, जो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती थी विदेश में काम करने वाले अपने फैमिली मेंबर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। एक एस्टिमेट के अनुसार जॉब्स और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीजों ने दोस्तों इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा फ्यूल कर दिया। और फिर जब लोग दोस्तों पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कोई अथॉरिटेरियन सरकार हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए वही नेशनलिज्म का पुराना आर्ग्यूमेंट का सहारा भी लेती है, जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एरोगेंस के खिलाफ है, कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी जाती है, यहां तक कि ऑपोजिशन लीडर के घर पर भी आग लगा दी जाती है। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके मंत्रियों और अफसरों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। फाइनली जाकर 9 सितंबर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे देते हैं। अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की मांग की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और पीस की मांग करी है। नेपाल का देश एक लाइव एग्जांपल है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक लेसन है कि कभी भी जनता को इतना मत इग्नोर करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाए। क्योंकि बात यहाँ ये भी है दोस्तों कि अगर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं तो देश में कंट्रोल वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इन प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर कुछ एंटी डेमोक्रेसी ग्रुप्स वापस मोनार्की लाने की बात कर सकते हैं, लेकिन वो सही रास्ता नहीं होगा। जो भी सोल्यूशन निकलना है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ही होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर नेपाल के देश के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल पाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ इंस्पिरेशन चाहते हैं कि कैसे देश को सही राह पर ले जाया जा सकता है, तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा, जो कि सिंगापुर की केस स्टडी है। इसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि कैसे सिंगापुर एक बहुत ही गरीब देश था एक समय पर, और कैसे कुछ ही दशकों में वो एशिया की नंबर 1 कंट्री बन गया। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और AI फिएस्टा को चेकआउट करना मत भूलना। 5000 रुपए वर्थ प्रॉम्प्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।